नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं निखिल गोयल आप सभी का एक बार फिर से अपने सर्विंग इंजीनियरिंग लेक्चर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए सर्विंग इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने जिस तरह से स्टार्टिंग से सर्विंग इंजीनियरिंग के लेक्चर देखे हैं या फिर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सारे के सारे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की सर्विंग इंजीनियरिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यस, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, उन सर्विंग इंजीनियरिंग के लेक्चर में आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं मैंने। तो A to Z कंप्लीट पैकेज सर्विंग इंजीनियरिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए YouTube पर लेकर आया हूं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं अपना प्लस कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं। ये मेरे प्लस कोर्स से जुड़ने का एक कोड है। प्लस कोर्स क्या होता है कि आपको उसमें हर वो चीज मिलती है जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, जैसे कि लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशन, हर क्लास के नोट्स, हर क्लास की पीडीएफ प्लस फ्री टेस्ट सीरीज, कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलता है। अगर आप मुझसे सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं प्लस नॉन टेक्निकल मेरे टीम मेंबर से पढ़ना चाहते हैं तो ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, डिस्काउंट क्या है? एक एश्योरिटी है कि आप मुझसे जुड़ चुके हैं, तो मुस्कुराइए, आप मुझसे जुड़ गए हैं प्लस आपको कुछ पैसा वापस मिला है, कुछ खरीद लेना अपने लिए। ठीक है, अभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, सपोज आपका कोई फ्रेंड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी इस कोड को अप्लाई कर सकता है, 10% का डिस्काउंट दे सकता है। ये आप लोगों के सामने एग्जाम की लिस्ट है, किन किन एग्जाम्स में ये कोड अप्लाई किया जा सकता है। Whenever you are going to do the payment, ladies and gentlemen, इस तरह यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैव अ रेफरल कोड का। जैसे ही एनजी लाइव लगाओगे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा और आपके एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए और 2 साल की लगभग 6500 पड़ती है। दिस इज कंप्लीट पैकेज। इसके अलावा एक पैसा भी आपको नहीं खर्चना होता, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 10 को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा क्योंकि इसमें कई अच्छी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, have studied about the measurement of area by what? Measurement of area by different methods. What are those methods? सबसे पहला मेरे पास आ रहा था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था मिड ऑर्डिनेट रूल, हमने इससे भी निकाल लिया था। दूसरा मेथड मेरे पास आ रहा था यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तीसरा मेथड मेरे पास यहाँ पर आ रहा था जिसको हमने नाम दिया था ट्रेपेजोइडल रूल। एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द, जिसको हमने नाम दिया था यहाँ पर सिम्पसन्स रूल। अभी इनसे रिलेटेड एक पॉइंट नोट करके हम लोगों को जो याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पर पहली बात मेरी आती है, इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा होता है? इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा होता है? इनमें से बेस्ट मेथड आप लोगों का होता है सिम्पसन्स रूल। गॉट इट? चलिए, अभी बात आती है जो आप लोगों का ये बेस्ट मेथड है, व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट मेथड, व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस्ट मेथड। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है बिकॉज इट गिव्स लीस्ट रिजल्ट। लीस्ट रिजल्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट रिजल्ट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू जो है वो कम ही रहती है। इट गिव्स लीस्ट रिजल्ट एंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट और लीस्ट रिजल्ट देता है, मतलब फालतू की वैल्यूज नहीं देता। ठीक है, चलिए, तो अभी मेरी बात आती है, ये फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए थे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। आप लोगों का क्वेश्चन जो था, मतलब चैप्टर का नेम जो था, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। एंड यू हैव ऑलरेडी नोन टू दिस कि एरिया इज डिफाइंड एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एवरीबॉडी नोज एरिया इज डिफाइंड एज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और आई विल से दैट एरिया इज नोन टू बी एज द टू डायमेंशनल फिगर है मेरे पास एरिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम टर्म, अभी कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम टर्म देन आई कैन से दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू में लेंथ। छोड़ो ये बात, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वॉल्यूम अगर आप एलबीएच की टर्म्स में लिखना चाहते हो, यू कैन राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है। और ऊपर वाली फिगर से देख के मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया इनटू में हाइट इज नोन टू बी एज द वॉल्यूम। ये भी बराबर बात बोल रहे हैं।
अभी एक और चीज जानता हूं कि व्हाट इज द हाइट. हाइट इज नोन टू बी एज द डेप्थ. डेप्थ ऑफ एक्सकवेटिंग, डेप्थ ऑफ फिलिंग, खोदना भरना, कितनी डेप्थ तक करा जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं हाइट, है ना. तो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बनाना है आप लोगों का. एरिया इनटू में डेप्थ is known to be as what? Is known to be as volume and it is known to be as the 3D figure. ये 3 डायमेंशनल फिगर की बात करता है. तो सर अगर मैं इसको थोड़ा घुमा के पीछे वाले कंसेप्ट से रिलेट करना चाहूं तो मेरे पास पीछे वाले कंसेप्ट से मैं इस चीज को कुछ ऐसे रिलेट कर सकता हूं. यहाँ पंकज पाल ने क्या भेज दिया, ये पंकज पाल जो आपने मुझे फोटोग्रामेट्री का डाउट भेजा है, पंकज पाल फोटोग्रामेट्री का डाउट जो आपने मुझे भेजा है, फोटोग्रामेट्री पढ़ाने दो प्लीज, क्योंकि अगर मैं बीच में सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत मुश्किल रहेगी, बच्चों को समझ नहीं आएगा. तो 2 दिन बाद फोटोग्रामेट्री स्टार्ट करवाऊंगा एंड इन दैट लेक्चर विल बी गोइंग टू मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट इट पंकज? तो अभी बात को क्लियर करना यहां से. आज जो मुझे कल बच्चे ने एक डाउट भेजा था, लेंथ ब्रेड्थ करके कोई डाउट था, लेंथ ब्रेड्थ करके डाउट था, कल एक बच्चे ने मुझे भेजा था. मैं उस बच्चे को कहना चाहूंगा अगर वो उपस्थित है तो उस डाउट को दोबारा से सर्च कर लो और मुझे भेज देना, क्योंकि आज वो टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा और वो डाउट सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ हम लोग यहां से लिख सकते हैं सर. और फरमाइएगा जो भी बोल रहा हूं. एवरीबडी नोज व्हाट इज एरिया, एवरीबडी नोज व्हाट इज एरिया. एंड इफ आई एम सेइंग दैट कि यू आर हैविंग वन फिगर लाइक दिस, आपके पास एक फिगर है और वो फिगर जो है प्यारे दोस्तों वो ऐसी है. एक्चुअली में वो फिगर ऐसी नहीं है, वो फिगर आप लोगों की 3D में चल रही है. वो फिगर जो है आप लोगों की 3D में चल रही है ऐसी. एंड आई एम सेइंग दैट कि यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर. हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम? आई एम सेइंग दैट, मेरे कंसेप्ट को समझना, चीजें क्लियर रहेंगी. आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों के पास अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो मैंने कहा कि क्वेश्चन टू यू इज कि यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर. हाउ विल यू फाइंड द वॉल्यूम? एवरीबडी नोज दैट कि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एरिया इनटू डेप्थ एंड द डेप्थ ऑफ दिस फिगर इज गिवन टू यू एज d. इट इज गिवन टू यू एज d इज द डेप्थ ऑफ द फिगर. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि इसका एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एरिया वेरी कर रहा है. तो मेरा लॉजिक क्या कहता है? मेरा लॉजिक क्या कहता है? मेरा लॉजिक ये कहता है कि मैं इसके बीच का एरिया कोई कैलकुलेट कर लेता हूं. मतलब एवरेज एरिया मैंने कैलकुलेट कर लेना है बीच का, और उस एवरेज एरिया को अगर डेप्थ से मल्टीप्लाई करूंगा अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ जाएगी. कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बराबर बात बोल रहे हैं. क्या बोला मैंने? सर अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ ना तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एवरेज एरिया निकाला, यानी जो भी ऊपर का एरिया है लेट इट बी A1, लेट इट बी A2, और जो बीच का मेरे पास एरिया आ रहा है मैंने इसको कहा AM. तो मैंने क्या कहा कि एवरेज एरिया, इफ आई विल बी गोइंग टू फाइंड द एवरेज एरिया दैट इज नोन टू बी एज मीन एरिया, देन इट इज सेड टू बी एज व्हाट? देन इट इज सेड टू बी एज A1 into A2. नाउ यू कैन से दैट A1 into A2 नहीं, सॉरी, A1 plus A2 upon 2, दिस इज द एवरेज एरिया. इनटू में डेप्थ करूंगा तो टोटल मीन एरिया आ जाएगा ना, सॉरी मीन वॉल्यूम आ जाएगा ना मेरे पास. ये क्या है? AM. और मैंने क्या करा? D निकाला, तो मेरे पास B का एक फॉर्मूला आ गया. कैन आई से दिस मेथड एज द मिड ऑर्डिनेट मेथड ऑल्सो? कैन आई से दिस मेथड एज मिड ऑर्डिनेट मेथड या फिर मिड ऑर्डिनेट रूल? व्हाई? बिकॉज हेयर ऑल्सो हाँ वो आपको गिवन होंगे. आई एम जस्ट giving you one example, nothing else. Can I say this method as mid ordinate? Why? Because मैं A1 और A2 के बीच का एक ऑर्डिनेट निकाल रहा हूं. यहाँ ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट एरिया है. यहाँ ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट एक एरिया है. ठीक है, जो आप एरिया निकालने में ऑर्डिनेट कहते थे ना, वो ऑर्डिनेट यहाँ एरिया बन चुका है. और इस एरिया को अगर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है. यानी लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा मेरे को कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो भी मैंने अभी तक एरिया में पढ़ा है, वट एवर वी हैव स्टडीड इन एरिया प्रोसेस, इन एरिया कैलकुलेशन, हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे लेंथ इनटू हाइट, है ना. लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर?
अगर हम वॉल्यूम की बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम कैलकुलेशन के केस में हम लोग इसको कह रहे हैं लेंथ इनटू एरिया। यानी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जो भी आप लोगों का यहाँ पर ये लेंथ नहीं, इसको एच कर लो, इसको आप लोग एच कर लो और इसको आप लोग लेंथ कर लो, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि जो भी आप लोगों की यहाँ पर लेंथ थी, या फिर हम इस लेंथ को एक और नाम देते थे, दैट इज नोन टू बी एज ऑर्डिनेट। ये जो भी आपका ऑर्डिनेट था, ये ऑर्डिनेट वॉल्यूम कैलकुलेशन के टाइम पर आपका एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। नथिंग डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि वॉल्यूम भी आप लोगों की 4 तरीके से कैलकुलेट होती है। तो कौन कौन से वो मेथड आते हैं वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय, कौन कौन से वो मेथड? पहला मेथड मेरे पास आता है मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल, अब ये मिड ऑर्डिनेट रूल क्या है वो पता है और मैंने समझाया भी है। दूसरा मेथड मेरे पास आता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। तीसरा मेथड मेरे पास आता है ट्रेपेजॉइडल रूल, और फोर्थ वन मेरे पास कौन सा मेथड आता है? सिम्पसन्स रूल, है ना। इन चारों मेथड की मदद से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक छोटा सा नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रिज्मोइडल रूल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज नोन टू बी एज द प्रिज्मोइडल मेथड। हम इस चौथे मेथड को प्रिज्मोइडल मेथड या प्रिज्मोइडल रूल के नाम से भी जानते हैं। एक छोटी सी टर्म आती है, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव कंसंट्रेशन हियर, नोट करके लिख लो, आपके एग्जाम में आ सकती है कि प्रिज्मोइडल करेक्शन क्या होता है। प्रिज्मोइडल करेक्शन क्या होता है? देखिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रेपेजॉइडल मेथड गिव्स मोर रिजल्ट। ये सबको पता है कि ट्रेपेजॉइडल मेथड जो होता है आप लोगों का, वो ज्यादा रिजल्ट देता है ना। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू, गिव्स मोर रिजल्ट, एंड सिम्पसन्स मेथड गिव लेस रिजल्ट। सिम्पसन्स या फिर मैंने इसको कहा प्रिज्मोइडल मेथड, कोई डाउट नहीं है। प्रिज्मोइडल मेथड गिव्स less result. So there is the difference between this. So I will say that difference between the result of these two methods, difference between result of these two methods, इन दोनों methods के बीच का जो भी difference होता है उसको हम लोग नाम देते हैं प्रिज्मोइडल करेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिया, कुछ भी चीज आप लोगों की छूटे ना, जो भी आपके कोर्स में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को। आगे की मेरी बात आती है, अभी फॉर्मूले क्या होते हैं, वो फॉर्मूले थोड़ा सा रिवाइज कर ले, क्या अच्छा रहेगा, फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि अगर आप फॉर्मूलों की बात करते हो तो पहला फॉर्मूला आप लोगों का आ रहा था मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल के केस में आप लोगों को मैं डायरेक्ट वॉल्यूम लिखवा दूं, एरिया और वॉल्यूम है तो सेम, एरिया में एच जो है वो वॉल्यूम के केस में ए बन जाता है, कुछ अलग तो नहीं है। तो मैं वॉल्यूम लिखवा देता हूं ताकि नया भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो वॉल्यूम के केस में मिड ऑर्डिनेट रूल के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का, जल्दी से अगर कोई बच्चा है तो बताएगा। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ A1 प्लस A2 अपॉन में 2 इंटू में D कर सकता हूँ, क्या मैंने ये सही लिखा? जल्दी से मुझे बताएंगे प्यारे दोस्त। अभी दूसरी मेरी बात आती है, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, दैट इज नोन टू बी एज ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला? ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला की मैं बात करना चाहूं यहां से, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल हाइट को मैंने लिखा D, हाइट जितनी भी है D है, इनटू में A1 प्लस AN अपॉन में 2 प्लस में D से ही हटा लो ना, प्लस में A2 प्लस A3 अप टू AN माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला मैंने सही लिखा? जल्दी मुझे बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। पंकज पाल ने कहा नो। पंकज पाल, और क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताएंगे आपके अकॉर्डिंग और क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताएंगे पंकज।
मेरे अकॉर्डिंग ये सही था। आगे मेरे पास आता है जिसको हम लोग नाम देंगे प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। एरिया के केस में इसी को सिम्पसन्स का नाम देते हैं, यहां पर हम लोग इसी को प्रिज्मोइडल फॉर्मूला का नाम देंगे। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज d/3 प्लस में a1 प्लस में लास्ट ऑफसेट ऐसा लिख लो, a1 प्लस में an प्लस में 4 टाइम्स a2 प्लस a4 प्लस a6 मैंने बताया था इवन ऑफसेट प्लस 2 टाइम a3 प्लस a5 एंड सो ऑन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द a नॉट भी आएगा। अरे यार सर प्लस होगा लास्ट में, कहां पे, अरे गलती से लिख दिया, ये प्लस ही रहेगा। अब भाई हम लोग ए नोट से स्टार्ट नहीं कर रहे, हम A1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा था कि तुम चुस्की ले रहे थे, बेशक ना ले रहे हो, बट लगा मुझे ऐसा। बाय द वे फॉर्मूला क्लियर है, अभी कोई डाउट नहीं है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू मी वी नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर दिस सो दैट कांसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू अस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन 1 में आपको बोला गया है पहले तो कि आपके पास डिटरमिन द, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, determine area between AB and undulating line. Determine area between AB and undulating line. undulating line, ठीक है। आपको बोला गया है where offset are taken at regular interval of 20 meter. Offset are taken as regular interval of 20 meter. और आप लोगों को बोला गया है कि आपको ये चीज जो है ये ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स दोनों मेथड से निकालनी है। एक टेबल आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। आज क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब समझा नहीं मैं, सिम्पसन्स रूल दोनों से निकालना है। चलो मैं टेबल दे देता हूं आप लोगों को। आपको बोला गया है यहाँ पर कि 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120, 140 और 160 ये है। आगे आपको बोला गया है प्यारे दोस्तों, दैट इज 16.3, दैट इज 18.8, दैट इज 17.1, 15.2। आगे आप लोगों को गिवन है यहाँ पर 19.8, आगे आपको गिवन है 18.1, आगे आपको गिवन है 19.2, 17.7 और लास्ट में आपको गिवन है 15.3। ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपको एरिया निकालना है टोटल ट्रेपेजॉइडल मेथड को यूज करके। ये क्या है, ये है आप लोगों का डिस्टेंस और ये है आप लोगों की हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट या फिर ऑफसेट की लेंथ है ये, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड द लास्ट वन इज पॉइंट बी। गॉट इट, निकाल सकते हैं 20 क्वेश्चंस, मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा वो, अरे शाम को आएंगे भाई, शाम को आएंगे, रोज आएंगे, रोज आएंगे, ठीक है, रोज आएंगे क्वेश्चन आप लोगों के पास, डोंट वरी अबाउट दैट। 20 क्वेश्चन शाम को आ जाएंगे ग्रुप में, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बात आती है यहाँ से कि ये डाटा आपको गिवन है और इसी के हिसाब से हम लोगों को अभी एरिया निकालना है। सबसे पहले तो ट्रेपेजॉइडल से निकालेंगे, फर्स्ट मेथड इज विद द ट्रेपेजॉइडल मेथड। नाउ अकॉर्डिंग टू मी ट्रेपेजॉइडल मेथड में एरिया का क्या फॉर्मूला आ रहा था, टोटल डी। डी कितना है यहाँ पर, जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। डी कितना है आप लोगों का, डी कितना है, मुझे सॉल्व मत करो प्लीज, डी कितना है वो बता दो। 20, डी गिवन है, 20 मीटर का इंटरवल है, तो जो भी इंटरवल है वो 20 है। आगे आप लोगों को कहता है H1 कितना है, H1 इज 16.3, H1 इज 16.3 प्लस HN, लास्ट कोऑर्डिनेट कितना है 15.3 अपॉन 2 प्लस सभी ऑर्डिनेट्स को प्लस कर दूंगा आपस में, 18.8 प्लस 17.1 प्लस 15.2 प्लस 19.8 प्लस 18.1 प्लस 19.2 plus 17.7. When I will be going to solve it, I will get the answer as 2834 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? टोटल डिस्टेंस नहीं आएगा ना? नहीं, टोटल क्यों आएगा? आप लोग बीच का कंसेप्ट समझ रहे हो ना, जो मैंने कल डेरिवेशन दिखाई थी, 20 आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। आगे मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द सिम्पसन्स रूल। आगे जब मैं इसी क्वेश्चन को सिम्पसन्स की मदद से सॉल्व करने वाला हूं, देन हाउ कैन आई सॉल्व इट विद सिम्पसन्स रूल? दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू 20/3, A1 is 16.3 and AN is 15.3। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। गॉट इट?
प्लस 4 टाइम्स, अच्छा A2 कौन सा है, A2 कौन सा है, मैं पीले कलर से मार्क करता हूँ, पीले कलर से यहां पर मार्क करूंगा, आपके अकॉर्डिंग A2 कौन सा जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, so this is 2, this is 4, this is 6, this is 8, got it now? This is 2, this is 4, this is 6, this is 8, so I will write it as 4 times of 18.8 plus 15.2 plus 18.1 plus 17.7, got it? Plus 2 times of what? odd, 2 times of odd numbers. odd numbers का मतलब क्या होगा यहां से, that is 1 तो लूंगा नहीं, 1 तो ले चुका हूं ना, 1 नहीं लूंगा, अब 3 से स्टार्ट करूंगा, 3, 5, 7, लास्ट भी नहीं लूंगा, लास्ट वाला odd है, लास्ट भी नहीं लूंगा, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, लास्ट में ले चुका हूं इसलिए मैं 7 तक रुक जाऊंगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया, क्या लिखा, 2 times of 17.1 plus 19.8 plus 19.2. When I will be going to solve it, I will get the answer as 2820 meter square. अब तुम जल्दी से देखो, पहले वाले से आंसर आ रहा था 2834, अब वाले में आ रहा है 2820, अब तुम्हें समझ में आ चुका है कौन कम देता है, सिम्पसन्स वाला कम देता है, और जो कम दे रहा है इसका मतलब एरर कम दे रहा है ना, एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कौन एक्यूरेट हुआ, सिम्पसन्स वाला एक्यूरेट हुआ, ये कंसेप्ट बेसिक था। एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसी में पहले समझो भाई टोटल ऑफसेट कितनी है, टोटल ऑफसेट है मेरे पास, नंबर ऑफ ऑफसेट जो है वो नंबर ऑफ ऑफसेट मेरे पास यहां पर थे 9, तो मैंने क्या करा, मैंने करा 9 ऑफसेट के कारण मेरे को सिम्पसन्स की कंडीशन पता है कि ऑफसेट जो है वो ओड होने चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज द सिम्पसन्स मेथड, एवरीबॉडी नोज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू। नाउ अभी 9 थे इसलिए तो यूज करा, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें 8 होगी, ऐसा भी तो समझ आना चाहिए ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन नया टाइप का है, कुछ आपको गिवन है कुछ नया सा, ये ले लो भाई, एक तरफ टेबल है 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 और 210, ये टेबल गिवन है, एंड द वैल्यूज ऑफ द टेबल आर 0, 8.76, आगे आपको गिवन है 7.89, आगे आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पर 9.43, अगली वैल्यू 8.44, नेक्स्ट वैल्यू इज 7.54, आगे 7.535 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 8.75, पढ़े, सो ये वैल्यू आपको गिवन है। नाउ अभी मेरी बात को समझने का प्रयास करना, आपको बोला गया है यू नीड टू फाइंड द एरिया बाय, यू नीड टू फाइंड द एरिया बाय, क्वेश्चन आपको बोल रखा है यू नीड टू फाइंड द एरिया बाय, पहला आपको कहता है यहाँ पर मिड ऑर्डिनेट मेथड, पहला आपको बोल रहा है मिड ऑर्डिनेट मेथड, दूसरे में आपको बोला गया है सिम्पसन्स रूल, बस यही बोला गया है, ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो हम लोगों को पहले तो मिड ऑर्डिनेट लगाना है, नाउ आई नो दैट हाउ विल आई अप्लाई द मिड ऑर्डिनेट, टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट कितने हैं, पहले मिड ऑर्डिनेट हम लोग लगा लें, तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट कितने हैं, यहाँ पर 8 है, मिड ऑर्डिनेट कितने बनेंगे जल्दी बताएंगे, मिड ऑर्डिनेट आप लोगों के कितने बनेंगे कमेंट करेंगे प्लीज यहाँ पर, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट 8 है तो मिड ऑर्डिनेट कितने बनेंगे, मिड ऑर्डिनेट समझते हैं आप लोग, 7 भाई, जितने भी ऑफसेट होते हैं उससे एक कम बनता है, ठीक है, चलो बनाते हैं। तो आपको पता है पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय मिड ऑर्डिनेट रूल, whenever we are going to solve it by the mid ordinate rule, then I will get it as what, मेरे पास यहाँ पर रहेगा let it be the h1, मिड ऑर्डिनेट के कारण h1 कितना आ रहा है, मैं उसको सॉल्व करूंगा और मेरे पास आएगा 0.8 + 76 अपॉन 2, when I will be going to solve it I will get it as 4.38 मीटर, got it। Similarly h2 कितना आ जाएगा, h2 is known to be as the 8.76 प्लस में अगले वाला कितना था 7.89 अपॉन में 2, I will be going to get it as 8.325 मीटर, got it। Similarly H3 निकाल सकता हूँ 7.89 प्लस में अगला मेरे पास आ रहा है 9.43 अपॉन में 2, when I will be going to solve it 8.66 मीटर। भाई कर क्या रहा हूं मैं, पहले दो के बीच का ऑर्डिनेट है h1, फिर इन दोनों के बीच का h2, इन दोनों के बीच का h3, इन दोनों के बीच का h4, इन दोनों के बीच का h5, h6 और h7, यही बन रहा है और यही मैं बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है।
H4 आप लोगों को सॉल्व करने के बाद आ रहा है 8.935 मीटर। आगे आपके पास H5 आ रहा है सॉल्व करने के बाद 8.015 मीटर। H6 कितना आ रहा है 7.47 मीटर एंड H7 is 8.05 meter. Now everybody knows that if you need to find the mid ordinate rule by area, so area will be equal to H1 plus H2 plus H3 up to में H7 into में टोटल बीच का डिस्टेंस कितना था 30। क्वेश्चन देखेंगे हर किसी के गैप में 30 आ रहा है, बट है तो सबको ऐड कर देता हूँ। When I will be जब सबको ऐड करूंगा लास्ट में 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया आ रहा है 1615.05 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है। अगला कंसेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों का। अगला कंसेप्ट मेरे पास आता है जिसको मैं कहता हूं सिम्पसन्स रूल। लेकिन सिम्पसन्स रूल की कंडीशन क्या होती थी? ऑफसेट जो है ये ऑड होनी चाहिए, बट मेरे पास तो इवन ऑफसेट है, मेरे पास तो 8 ऑफसेट है, इवन है। हाउ विल आई डू इट? मैं क्या करूंगा, number of offset should be odd, but here it is 8. So what will I do? We will consider 1 to 7 by Simpson's method. We will be going to consider 1 to 7 by Simpson's rule and 7 to 8 by ordinate rule. मतलब हम 1 से 7 ऑफसेट तक तो सिंपल लगा देते हैं, सिम्पसन्स लगा देंगे। जो लास्ट का मेरे पास एक फिगर बचा ना 7 से 8 तक का जो मेरे पास एरिया बचा, उसको ऑर्डिनेट रूल से सॉल्व कर लेता हूं। और मैं लास्ट में क्या कहूंगा, टोटल एरिया विल बी गोइंग टू एज AS प्लस AO। AS क्या है? सिम्पसन्स एरिया, और AO क्या है? ऑर्डिनेट एरिया। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट आप लोगों को? तो मैं क्या कहूंगा यहां से, दिस इज माई ऑर्डिनेट एरिया। नाउ हैव अ कंसेप्ट हियर। तो मैंने अभी लगा देना है, टोटल फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं यहाँ से। A1 to 7 की बात करूंगा तो 30/3 इंटू में A1 प्लस में A7। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? दैट इज 0, और A7 की वैल्यू आ रही थी 7.35 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ A2 A4 A6 लगा लो भाई, पीछे से देखो, दैट इज A2, दैट इज A4, दैट इज A6। 7.89 that is not A2, that is A2, A1 A2 A4 और A6 ये जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो आगे की मेरी बात आएगी जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 8.76 प्लस 9.43 प्लस में 7.54 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ A ओड, जो भी बचा हुआ है वो लगा दो। 7.89 प्लस में 8.44, इसको सॉल्व कर लेंगे। A1 से 7 मेरे पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1429.3 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जब हम यहाँ पर A2 सॉल्व करेंगे, A7 से 8 वाला सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा दैट इज H7 प्लस में H8/2, H8/2 इंटू में 30। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। H8 है 7.35, H7 मेरे पास आ रहा है 8.44/2 इंटू में 30 कर देते हैं। सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 241.5 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करूंगा यहाँ पर, टोटल एरिया 1429.3 प्लस में 241.5, तो टोटल मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1670.8 मीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द कंसेप्ट, प्लीज थम्स अप टू मी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। नाउ अगला क्वेश्चन कोई लेते हैं, अगला क्वेश्चन वॉल्यूम का ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन वॉल्यूम का लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे मेरे को कहता है सपोज मेरे पास अभी चेनें चल रही है कैसी, 0 20 40 0 20 40 60 80 100। ठीक है, ये चेनें चल रही है। आपको जो सरफेस लेवल गिवन है, सरफेस का लेवल गिवन है, वो कितना गिवन है वो भी लिखते हैं। सरफेस का लेवल गिवन है 204.6, आगे 203, आगे आपको कहता है 200.8, 201.6, आगे आपको कह रहा है 202 और 200.2।
ये सरफेस का लेवल गिवन है, मतलब एक रॉड है। अभी क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर कि द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड कितनी है? फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड जो है आपके पास वो है 5 मीटर की। आपको बोला गया है यहाँ पर उसका स्लोप जो है, स्लोप वो गिवन है 2:1 का, उसका स्लोप जो है 2:1 का है रोड का, और फॉर्मेशन विड्थ जो है वो 5 मीटर की है। तो रोड इज टू हैव अ कांस्टेंट रिड्यूस लेवल ऑफ 197 मीटर। एक रोड है should have reduced level of 197 मीटर। मतलब एक रोड आपको बनानी है जिसके विड्थ 5 मीटर है, स्लोप 2:1 है, और उसकी जो हाइट है टोटल रिड्यूस लेवल बीम सी लेवल से 197 मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब वो मिट्टी वाली जगह आपको दे रखी है, ऐसी ये डाटा आपको गिवन है मिट्टी वाली जगह का। इस डाटा से आपको कह रहे हैं कि खुदाई करनी पड़ेगी और कितनी करनी पड़ेगी वो आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन आप लोगों को बताना है। सो हाउ विल यू फाइंड इट? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास बहुत सारे तरीके आते हैं वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन को निकालने के, बट आई विल टेल यू द बेसिक मेथड। मतलब जो आपके पास यहाँ पर बेसिक मेथड होगा मैं उसको लेकर चलूंगा। स्लोप गिवन है आपको, स्लोप गिवन है, अभी 2:1 का स्लोप गिवन है। मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ। पहला मेथड मेरे पास आएगा ट्रेपेजॉइडल मेथड, दूसरा मेथड मेरे पास जाएगा सिम्पसन्स मेथड या प्रिज्म मॉडल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द फॉर्मूला फॉर द ट्रेपेजॉइडल, दैट इज इक्वल टू d इनटू में a1 प्लस में an प्लस में क्या हो रहा था a1 प्लस an अपॉन में 2 प्लस में a2 प्लस a3 f2 में an माइनस 1 तक ये फॉर्मूला जाता है, ये फॉर्मूला होता है। Now first of all this is my task to find area 1. How will I find the area 1? I don't know. How will you find the area 1? आप ट्रेपेजॉइडल मेथड से सॉल्व कर रहे हो, एंड ट्रेपेजॉइडल मेथड का मतलब हर फिगर को मैंने ट्रेपेजियम में तोड़ा। तो एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कभी पढ़ा था आप लोगों ने? b प्लस एस एच इंटू एस। कभी पढ़ा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। फॉर्मूला कभी पढ़ा था आप लोगों ने? b प्लस एस एच इंटू एच एरिया होता है ट्रेपेजियम का। स्लोप के केस में हाइड्रोलॉजी में तो बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने ये फॉर्मूला। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है, ओपन चैनल फ्लो में तो ये फॉर्मूला है ही बस, और कुछ नहीं है। तो b कितना है क्वेश्चन में? आप लोगों को विड्थ कितने गिवन है? 5 मीटर की, मैंने कहा 5। स्लोप कितना है? 2। हाइट कितनी गिवन है आप लोगों को? वो नहीं पता। लेट इट बी h1, लेट इट बी h1, लेट इट बी दिस। सबसे पहला मेरे पास टास्क आता है, आई नीड टू फाइंड द हाइट। सर व्हाट इज द हाइट? हाइट इज द डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। हाइट क्या है? हाइट है डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। हाउ विल यू फाइंड इट? क्वेश्चन आता है हाउ विल यू फाइंड इट। नाउ मेरी बात को क्लियर करिएगा, आपको ओरिजिनल हाइट सेक्शन ए की कितने गिवन है? दिस इज माय पॉइंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ओरिजिनल हाइट कितनी गिवन है? 204। आपको बनानी कितनी है? 197। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पर कि h1 शुड बी इक्वल टू 204.6 माइनस 197? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये चीज समझ आई तो थम्स अप करना। sg प्लस sg स्क्वायर, वही मैं कर रहा हूँ, s प्लस में sg। ये चीज सबको समझ आनी चाहिए जो भी यहाँ पर उपस्थित है, और ये आई तो प्लीज थम्स अप करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ मैं, ये काम आने वाली बात है आप लोगों की। ठीक है, तो आपको उस लेवल का बनाने के लिए 7.6 मीटर की जरूरत पड़ेगी यहां से। तो मैंने कहा h1 की वैल्यू 7.6 मीटर आई। सिमिलरली आप क्या करने वाले हैं? सारी हाइट निकाल लो। h2 कितना आएगा? h2 आएगा आप लोगों का टोटल गिवन था 203, उसमें से 197 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। 6 मीटर का h2 आ जाएगा। सिमिलरली h3, h4, h5 ये चीज भी समझ आ जाएगी, तो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, दैट इज 7.6, दैट इज 6, दैट इज 200.8 माइनस करूंगा 3.8, 4.6, 5 और लास्ट में मेरे पास 3.2। सब में से 197 माइनस कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दिया। जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास a1 का वैल्यू आ रहा है 5 प्लस में 2 इंटू में 7.6 इंटू 7.6। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 153.52 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? सिमिलरली मेरे पास सॉल्व करने के बाद a2 आ रहा है 5 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस 17, 102 मीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है। सिमिलरली आई विल फाइंड
एरिया 3 एंड एरिया 3 मेरे पास आ रहा है 47.88 मीटर स्क्वायर. I will be going to find area 4 that is equal to what? 65.32 मीटर स्क्वायर. उसके बाद मेरे पास आ रहा है एरिया 5. एरिया 5 मेरे पास आ रहा है 75 मीटर स्क्वायर का. और उसके बाद आ रहा है एरिया 6 that is equal to 36.48 मीटर स्क्वायर. Just put the value in the formula, you will get the answer. तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा बाय ट्रेपेजोइडल रूल? दैट इज इक्वल टू L कितना है, D कितना है इनके बीच का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जल्दी से मुझे बताएंगे D कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. जल्दी प्लीज कमेंट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D हियर? 20. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? दैट इज इक्वल टू 20. नाउ आई कैन से दैट 20 इनटू में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? इट इज गिवन टू मी एज 153.52 प्लस AN 36.48 अपॉन में 2 प्लस बीच के सारे एरिया 65.32 प्लस 75 प्लस में 47.88 प्लस 102. When I will be going to solve it, I will get the volume as कितना 7704 मीटर क्यूब. That is the volume. Got it? This is the basic concept. You need to learn it. और यही एग्जाम में जनरली पूछा जाता है. अगर मेंस की बात करो तो 20 नंबर का आ सकता है. प्री में कैसे आते हैं क्वेश्चन? फॉर्मूला. आप प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देख लेना बेशक. प्री में क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला. फिर भी जो हमने थ्योरी पढ़ी है आप उसको ध्यान देंगे क्योंकि थ्योरी भी आपकी आ सकती है टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा है. ठीक है. अभी बात आती है यहाँ पर बाय सिम्पसन्स रूल. अगर मैं करता हूं तो सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग तो फिर कंसेप्ट लगाना पड़ेगा मेरे को. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. A इज इक्वल टू में A1 से 5 तक प्लस A5 से 6 तक. और ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ सिम्पसन्स रूल से और ये मैं सॉल्व करने वाला हूँ ऑर्डिनेट रूल से. गॉट इट. तो A1 से 5 तक का क्या हिसाब किताब बनेगा? दैट इज इक्वल टू 20/3 A1 प्लस में AN. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दैट इज इंपॉर्टेंट. A1 प्लस में 153.52 प्लस AN इज 75 A5 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ 102 प्लस 63.52 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 47.88. When I will be going to solve it, I will get it as 6623.73 मीटर क्यूब. और उसके बाद मेरे पास A5 to 6 जो जाएगा वो कैसे जाएगा? A5 प्लस में A6 अपॉन में 2 इंटू में 30 या 20 is equal to 75 प्लस में 36.48 अपॉन में 2 इंटू में 20. तो इसको जब सॉल्व करा जा रहा है तो 111-14.8 मीटर क्यूब आ रहा है. टोटल वॉल्यूम कितनी जा रही है? ये A नहीं है, B रहे. टोटल वॉल्यूम क्या होगा? B1 से 5 प्लस B1 से B5 to 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 114.8 प्लस में 6623.73. When I will be going to solve it, I will get it as 7738.53 मीटर क्यूब. तो आप देख सकते हैं इस तरह का कंसेप्ट है. प्लीज थम्स अप करेंगे. ये आप लोगों का पूरा एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट चैप्टर खत्म हो चुका है. इससे ज्यादा कुछ नहीं है कोर्स में और इससे ज्यादा आता भी नहीं है. बस इतना समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. चलो अभी क्लियर है. चलो अभी बात आती है यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है. दैट इज नोन टू बी एज द थ्योरी ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट. हमारा अगला चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट. वैसे इसके मैं नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 2 दिन बाद. इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. अपडेट में आ जाएगा. नोट्स अपडेट कर दूंगा मैं. 2 दिन बाद प्रोवाइड होंगे. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग इट. एक और क्वेश्चन, इसका एक और क्वेश्चन. ठीक है. मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ, कोई मिल जाए तो दे देता हूँ. यार और क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास इसका.
और क्वेश्चन तो नहीं है ब्रदर महेंद्र चौधरी, और क्वेश्चन तो नहीं है। कल आऊंगा तो कल करा देता हूँ, ठीक है। कल कोई क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा तो कल करा दूंगा, ठीक है। हाँ। बाकी कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा ना, क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट हमारा अगला टॉपिक आता है। देखिए अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर तो किस तरह की टॉपिक आती है ये जनरली। अभी तक हम लोगों को पता है कि एरर क्या होता है, एरर को हम लोग कैसे डिफरेंस करते हैं। एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ये सबको पता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उनको हम लोग कहते हैं एरर। गॉट इट। और ये एरर किस किस टाइप से आ सकता है। पहली बात तो होती है एरर कैन बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर कैन बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमारे इंस्ट्रूमेंट से भी आ सकता है। गॉट इट। आगे की मेरी बात आती है, यही एरर हमारा ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर के नाम से भी जाना जा सकता है, इस कारण से भी आ सकता है। एरर कैन बी ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो। इन कारणों से, बहुत सारे कारण होते हैं आपके एरर आने की, वो आप लोग जान सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोगों को पता है कि एरर बहुत सारे तरीके के होते हैं और किसी ना किसी कारण से एरर आ सकता है। अब हम एक जनरल एरर की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है प्यारे दोस्तों कि हमारी जो लीनियर मेजरमेंट होती थी, जो भी हमारी चेन या टेप की मदद से हम मेजरमेंट करते थे, उस मेजरमेंट में जो एरर आता था वो हम कैसे रिमूव या उसको किस तरह से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ जो मैं एरर पढ़ा रहा हूं, दैट इज द बेसिक एरर, दैट इज द जनरल एरर, जो किसी फिक्स टर्म को डेडिकेट नहीं करता, वो हर किसी पे फॉलो हो सकता है। और उन एरर्स की मदद से हम कैलकुलेशन को किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करना चाहूंगा जो ज्यादा आप लोगों के काम आ सकती है। तो सबसे पहली मेरी बात आती है, दैट इज नोन टू बी एज द ट्रू वैल्यू। नाउ व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू इज डिफाइंड एज व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू वैल्यू? प्लीज मुझे जल्दी से बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू वैल्यू? क्या समझते हैं आप ट्रू वैल्यू से? जल्दी मुझे बताइएगा प्यारे दोस्त। आप लोग ट्रू वैल्यू से क्या समझते हैं? करेक्ट वैल्यू, ऑब्वियसली दैट इज द एरर फ्री वैल्यू। मैंने कहा जो वैल्यू जिसमें एरर जो होता है वो जीरो होता है, जिस वैल्यू के अंदर एरर जीरो होता है उस वैल्यू को आप लोग कहते हो ट्रू वैल्यू, या मैं इसको नाम लिख सकता हूं एग्जैक्ट वैल्यू, या फिर इसको एक और नाम दे सकता हूं एक्यूरेट वैल्यू। गॉट इट। नाउ देयर इज आल्सो द डिफरेंस दैट इज नोन टू बी एज द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का मतलब होता है जिसमें एरर जो है वो मे और मे नॉट बी जीरो, या तो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि मेजर्ड वैल्यू हमेशा एरर फ्री रहेगी, ये जरूरी नहीं है मेजर्ड वैल्यू हमेशा एररफुल रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो वैल्यू नापी जा रही है, जो वैल्यू निकाली जा रही है, जो वैल्यू कैलकुलेटेड होती है ना, उसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। समझ चुके हो? मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। व्हाट इट एवरीबॉडी हैज कंसेप्ट ऑफ दिस, ये चीज समझ आ चुकी है। आई कैन से दैट मैं यहां पर मेजर्ड वैल्यू को एक और नाम दे सकता हूं, दैट इज नोन टू बी एज द प्रिसाइज्ड वैल्यू। दैट कैन बी प्रिसाइज्ड वैल्यू, मतलब इस वैल्यू को मैं एक नाम दे सकता हूं जिसको मैं कह सकता हूं प्रिसाइज्ड वैल्यू। अब मेरे पास दो टर्म आई है, एक टर्म मेरे पास आई है प्रिसीजन की और एक टर्म मेरे पास आई है यहां पर एक्यूरेसी की। नाउ व्हाट इज द प्रिसीजन? प्रिसीजन मींस नियर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। कोई भी वैल्यू अगर मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के पास में लाई कर रही है, दैट इज नोन टू बी एज द प्रिसाइज्ड वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिसाइज्ड वैल्यू? समझो, सपोज मैंने कहा मेरी एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 1 और मेरे पास एक मेजर्ड वैल्यू आ रही है दैट इज a डैश, इट इज इक्वल टू 1.01। सो आई कैन से दैट कि ये 1.01 1 के पास में लाई कर रही है,
यानी इसमें एरर तो है, दैट इज नॉट एरर फ्री, दैट इज एररिनियस वैल्यू। इस वैल्यू में आप लोगों की एरर तो है, एररिनियस वैल्यू तो है ये, but it is lying near to the one, that's why it is called the precised value, so it can be called as the precised value। समझ में आ गया ना precised value क्या होता है। आगे की मेरी बात आती है एक और टर्म जिसको हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज अप टू दैट वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज ऑन द ट्रू वैल्यू, बिल्कुल ट्रू वैल्यू पर वैल्यू लाई करनी चाहिए, अदरवाइज मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं एरर फ्री रीडिंग। एरर फ्री रीडिंग, जो भी बिल्कुल एरर फ्री रीडिंग है, दैट इज नोन टू बी एज द एक्यूरेसी। और मैं एक बात कहूं, जनरली इट इज हाइपोथेटिकल। व्हाई? कोई भी प्रोसेस, कुछ भी जीवन में आप कर लो, 100% करेक्ट कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ गलती उसमें आई जाती है किसी ना किसी कारण से। तो ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है या हाइपोथेटिकल वर्ड है। एक्यूरेट कुछ नहीं होता कभी भी। सर आज आप जिस चीज को पढ़ रहे हो ना, उसमें भी एरर है, फ्यूचर में हो सकता है उसी चीज को ओवरकम करके नई चीज आ जाए। पहले बोला गया था स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट, लेकिन आजकल वो भी खत्म हो चुका है। स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। ब्लैक होल जो थ्योरी आप लोग पढ़ते थे, वो थ्योरी आज तक ढंग से प्रूफ नहीं हुई थी और उसका प्रूफ मिला है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल वर्ड है देखी जाए तो। समझ रहे हो आप लोग? तो मेरी बात को क्लियर करना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने गाथाएं गई हैं इसके ऊपर, तो आप लोग इस चीज को समझिए। ठीक है। आगे की मेरी बात आती है यहां से, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज नोन टू बी एज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसको आप लोग नाम देते हो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? आप लोग समझते क्या हो उसको? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को समझते क्या हो आप लोग? मतलब इस नाम से क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू? जल्दी मुझे बताओ। chances near to the true value, yes भाई, according to the word repeating value, how can you say that repeating value? most probable value का मतलब होता है कि कौन वैल्यू सबसे ज्यादा अकर हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या होता है भाई? मोस्ट प्रोबेबली मैं वहां जाऊंगा, हम अपनी जनरल भाषा में यूज भी करते हैं उसको। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, यानी वो चीज ज्यादा तरीके से हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत ज्यादा है। मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली मैं वहां जाऊंगा, यानी आप 90% चांस मान के चलो कि मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि मैं वहां जाऊंगा, इसका मतलब यही है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके ट्रू होने के सबसे ज्यादा चांस बनते हैं। तो लिख लो पहले, दैट वैल्यू हैविंग मैक्सिमम चांसेस ऑफ, हैविंग मैक्सिमम चांसेस ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन है और ये एग्जाम में आई थी तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई थी, आप लोग प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू, जिसके सबसे ज्यादा ट्रू होने के चांसेस है। सपोज आई एम सेइंग दैट कि x1 है, इसके अंदर एरर e1 है, x2 है, इसके अंदर एरर e2 है, और x3 है, इसके अंदर एरर e3 है। एंड आई एम सेइंग दैट मैं सर्वे खत्म कर दूं, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल यार? सर्वे महीना चलेगी पूरी, तो खत्म नहीं हो सकती, वो जब भी खत्म होगी, और अभी बहुत सारा बचा हुआ है, इट कैन नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा E1 is less than E2 is less than E3, then according to me and you, what is the most probable value here? इनमें से most probable value कौन सी होगी? जल्दी मुझे बताना, मुझे जल्दी बताओ। तुम्हारे अकॉर्डिंग 3 वैल्यू है, x1 x2 x3, तीनों में एरर E1 E2 E3 है। तो मैंने कहा E1 is less than E2 is less than E3, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग भाई देखो नरपत, हम खाली राजस्थान में तो नहीं पढ़ रहे ना, हमें तो सब कुछ पढ़ना है ना भाई। तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको पता है यहाँ 150 प्लस बच्चा है एसएससी में, तो वो सारे थोड़ी राजस्थान के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जिसके अंदर एरर सबसे कम है, ऑब्वियसली वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे पास लाई करेगी, यानी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी हुई? x1।
अब बात को समझना, रिलेट करना, कुछ बताना चाहता हूं जो मैं यहां से। तुम्हें एक चीज तो पता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वैल्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ लेस एररिनियस वैल्यू, सिग्निफिकेंस ऑफ लेस एररिनियस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके अंदर कम एरर आता है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है। तुम्हें समझ में आ रहा है इस चीज का जो मैं कह रहा हूं? जिस वैल्यू के अंदर सबसे कम एरर होगा उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी ना। और इस फॉर्मूले को, इस फिनोमिना को, इस टर्म को एक नाम दिया गया, दैट इज नोन टू बी एज द लॉ ऑफ वेट। इसको बोला गया लॉ ऑफ वेट। अच्छा, वेट क्या होता है समझना, चीजों को ना रिलेट करना, तो जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम इसको, नहीं तो दिक्कत रहती है। लॉ ऑफ वेट, वेट का मतलब क्या होता है? वजन। वेट का मतलब होता है वजन। अभी मैंने क्या कहा कि भाई आप किसी बंदे को चढ़ा रहे हो कि सामने कोई बंदा बैठा है एंड यू आर सेइंग भाई तेरी शक्ल एकदम हीरो, भाई तूने बॉलीवुड में पैर रखा और लोगों के फोन में तेरे वॉलपेपर, मतलब समझना है सर, भाई तेरे बाल, तूने बॉलीवुड में पैर रखा, गंजा भी तेरे जैसे बाल रखेगा। समझना मेरी बात। और अभी बात आ रही है यहाँ पर, वो बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा बैठा हुआ है, अभी वो बंदा बैठा हुआ है और वो कह रहा है अच्छा ओके ओके, और वो तेरी सही में भाई, भाई सही स्मार्ट लगता हूँ मैं। मेरी बात को समझना, अभी पहले वाले बंदे ने कहा ओके नथिंग, मतलब ठीक है, क्यों? पढ़ा लिखा बंदा है, उसको पता है तुम चुस्की ले रहे हो। दूसरा बंदा खाली बैठा हुआ है, उसको पता है भाई ये मजाक कर रहा है लेकिन फिर भी बॉलीवुड का चांस तो बन रहा है। अच्छा भाई सीरियस है तू, भाई सही में तेरा भाई इतना स्मार्ट है। समझना वजन कहाँ ज्यादा लग रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, वजन कहाँ ज्यादा लग रहा है? सेकंड वाले में वजन ज्यादा लग रहा है या पहले वाले में वजन ज्यादा लग रहा है? मेरी बात को जल्दी क्लियर करो, वजन कहाँ ज्यादा लग रहा है? भाई ऑब्वियसली सेकंड वाले में वजन ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले को इंपॉर्टेंस मिल रही है, जो तुम्हारा काम है तुम वहां कर रहे हो। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है कि वजन का क्या मतलब आ रहा है? हा? वजन का क्या मतलब आ रहा है? अभी न्यूज वालों को देखना, वो अभी एक न्यूज वाले क्या करते हैं, न्यूज वाले सिंपल भाषा में नहीं मतलब सेंटेंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिर्च मसाला डाल के राइम्स बनाते हैं और राइम्स बना के आपके सामने पेशकश करते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कोई याद नहीं रहा वरना मैं बोल देता। तो राइम्स बना रहे हैं और राइम्स बना के पेशकश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, चीजों का वजन बढ़ा रहे हैं। वाई दे आर इंक्रीजिंग द वेट ऑफ दैट थिंग। व्हाट यू मीन बाय द वेट हियर? वेट मीन्स आता है, हाँ ये देखो इस चीज को समझना, गौर से देखो इस आदमी को। ऑब्वियसली मतलब एक तो होता है देखिए इसको, ऐसा भी बोलते हैं गौर से देखिए इस आदमी को, ये भी नहीं बोलते। और वो जो वो बाल पे ये सरसों का तेल लगा के और जो चुटिया बांध के बोलता है ना, उसका वजन बढ़ जाता है। वजन का मतलब क्या है? व्हाट आर यू जस्ट फीलिंग अबाउट दैट वर्ड वजन? इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? वजन का मतलब है कि उस शब्द का इफेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है। इफेक्ट का मतलब आता है उस शब्द का इंपॉर्टेंस। देखो मैं यहाँ पे लिख तो रहा हूं इंपॉर्टेंस, बट इंपॉर्टेंस वर्ड जो है ना वो 100% फिट नहीं बैठता यहाँ पर। इसलिए मैंने ये 2-3 एग्जाम्पल दिए थे आपको, तुम्हारे मन में फील आ चुकी है कि वजन का मतलब क्या है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? वजन का मतलब यहाँ भारी भरकम से नहीं है, वजन का मतलब है उसकी इंपॉर्टेंस उसके इफेक्टिवनेस पर है। तो कौन सी वैल्यू तुम्हारे पास सबसे ज्यादा वेटेड वैल्यू होगी, तो मैं कह सकता हूं जिस वैल्यू में एरर सबसे कम होगा। बराबर बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? चीजें क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को। तो मैंने क्या बोला कि लॉ ऑफ वेट ने एक ही बात समझाई मुझे यहाँ पर कि वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। अरे जिस वैल्यू में सबसे ज्यादा एरर होगा ना वो वैल्यू सबसे कम वेट रखेगी, और जिसमें सबसे कम एरर होगा उसकी वेटेज, उसका इफेक्ट, उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेट। आपके एग्जाम में आज तक नहीं आया, क्या पता आ जाए। इस बेसिक सी चीज को हम लोगों को छोड़ना नहीं है, बेसिक सा है। आगे की मेरी बात आती है, इस लॉ ऑफ वेट से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे निकल कर आती हैं, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मेरे पास आता है यहाँ पर इस लॉ ऑफ वेट से रिलेटेड कि अगर आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं, ऐसा लिख लेना जो भी बता रहा हूं ना, अगर आपके पास इफ देयर आर 2 क्वांटिटीज, इफ देयर आर 2 क्वांटिटीज हैविंग द वेट, 2 क्वांटिटीज
having corresponding weight as like this, x1 का weight है w1, x2 का weight है w2. तो अगर मैं इन क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं x1 एंड x2, तो रिजल्टेंट ऑफ देयर वेट, मतलब वेट ऑफ देयर रिजल्टेंट क्या होगा? वेट ऑफ रिजल्टेंट बोले तो s, ये क्या होगा? दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. यानी जो भी आप लोगों का ये WS आएगा, जो भी अगर दो क्वांटिटीज है, दोनों क्वांटिटीज को आप आपस में ऐड कर रहे हो, ये रूल है, ये आपको याद करने हैं. दैट इज द रूल नंबर 1, दैट इज द रूल एंड इट इज रूल नंबर 1. तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? ये सिर्फ IAS में आ सकता है या AE के एग्जाम में आ सकता है, JEE के सिलेबस में भी नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो. तो अभी मैंने यहाँ पर कहा आप लोगों को कि आप लोगों का S आया, x1 प्लस x2 आपका आ गया, तो x1 का वेट था, x2 का वेट था, दोनों को ऐड कर रहे हो. दोनों को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उनका वेट क्या होगा? तो दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेट. क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेट. तो मैंने कहा रेसिप्रोकल ऑफ द वेट आपने करा, उनका सम करा और उसका भी रेसिप्रोकल करा. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सेंटेंस में आ गया तो तुम कंफ्यूजन हो जाओगे. रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द वेट, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वेट ऑफ x1 एंड x2. ठीक है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए. तो रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है यहाँ पर? रूल नंबर 2 आपको कहता है, सपोज आपके पास एक क्वांटिटी है, लेट इट बी x1 एंड इट इज हैविंग द वेट w1. एक क्वांटिटी है x1 और उस क्वांटिटी का वेट है w1 एंड दिस क्वांटिटी इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k. तो मैंने कहा इफ यू आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन हेयर, तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे हो रहा है कि आप लोगों का s इज इक्वल टू k इंटू एक्स है, वेयर k इज एनी कांस्टेंट. मतलब आप किसी भी कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके एरर में कमी आएगी. एरर क्या, उसकी इंपॉर्टेंस में कमी आएगी. क्यों? मेरी बात को समझना. तुम लोग क्या करते हो, तुम अभी यहाँ पर ना, मतलब पहले क्या था, सचिन तेंदुलकर हिट पे चलता था, लेकिन एकदम से वीरेंद्र सहवाग की एंट्री हुई तो आप देखना कि सचिन की वेटेज कम हो रही है और सचिन और वीरू इन दोनों की वेटेज बढ़ रही है. मेरे कंसेप्ट को क्लियर करना कि व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द इफेक्ट ऑफ अदर क्वांटिटी और अदर नंबर विद दैट क्वांटिटी. तो उस क्वांटिटी की पर्सनल वेटेज, पर्सनल इंपॉर्टेंस में थोड़ा रिडक्शन आ जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज क्लियर करो. तुमने एक ऐसा बिजनेस शुरू करा कि वो बिजनेस जो था, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तो वो बिजनेस तुमने ही शुरू करा था एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस, सबके काम में आ रहा है, तो वो बहुत हिट पे था. लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे आइडिया की वजह से 10 बिजनेसमैन और स्टार्ट हुए, तो तुम्हारे आइडिया की वेटेज कम हो जाएगी. तो वेटेज क्यों कम हो रही है? क्योंकि तुम्हारे साथ में कोई ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम्हारे साथ में कोई ना कोई जुड़ रहा है. तो दैट कॉजेज रिडक्शन इन द वेटेज एंड हाउ विल इट बी गोइंग टू रिड्यूस इट? मेरी बात को समझना. तो तुम्हारे पास जो भी रिजल्टेंट वेट आता है, ये चीज लिख लो कि रिजल्टेंट वेट जो आएगा वो कैसे रहेगा आप लोगों का? रिजल्टेंट वेट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट जो आप लोगों का था, उसको उस कांस्टेंट के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्टेंट वेट आएगा. रूल है, आपको याद रखना है. ठीक है. तीसरा रूल आप लोगों के पास आता है, दैट इज रूल नंबर 3, कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है और इट इज हैविंग द वेट w1 एंड यू आर डूइंग द डिवीजन हियर, यहाँ पर आप लोग डिवीजन कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग x1 अपॉन k, देन डिवीजन का मतलब अलग करना ना. सो रिजल्टेंट वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेट यहाँ पर आप लोगों का w1 इंटू k स्क्वायर हो जाएगा. आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. यही चीज है. चौथा रूल आप लोगों का आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग जेई में यही फंसेगा कि अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, इफ यू आर एडिशन ऑफ एनी कांस्टेंट, चौथा रूल आपको कहता है एडिशन ऑफ एनी कांस्टेंट. अगर आप लोग किन्हीं कांस्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं, अगर आप लोग किन्हीं कांस्टेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड इन द सेंस मैंने कहा एडिशन ऑफ एनी कांस्टेंट टू द क्वांटिटी, लाइक x1 था, उसका वेट था w1, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर x1 प्लस k करते हो, x1 माइनस k करते हो, तो यहाँ पर लिख लो नो चेंज इन द वेट.
मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो चेंज इन द वेट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचकर देखेंगे तो मैं कहूंगा एक तो होता है मल्टीप्लाई, एक होता है प्लस। मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आप उसकी क्वांटिटीज में डायरेक्टली जोड़ रहे हो, आप उसकी क्वांटिटी में डायरेक्टली उसको जोड़ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आपके मामा जो है वो किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है और आपके मामा ने आपको जॉब दे दी अपनी कंपनी के अंदर, लेकिन तुम वो थोड़े ज्यादा कर्म करके आ गए हो, तुम इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत कुछ करके आ चुके हो वहां पर। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारे मामा का नाम बहुत ऊपर चले जाएगा। तो तुम क्या कर रहे थे, तुम वहां अपने मामा के डायरेक्टली जुड़ रहे थे, यानी यू आर मल्टीप्लाइंग टू योर मामा एज अ वाइस प्रेसिडेंट। बट आई एम सेइंग दैट वही मामा, वही वाइस प्रेसिडेंट, वही कंपनी, और उन्होंने कॉलेज से किसी बंदे को उठा लिया और वो कॉलेज का बंदा जो है वो काम कर रहा है, कॉलेज का बंदा जो है वो काम कर रहा है। तो तुम्हारे मामा की इमेज पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, वो अपनी इमेज पे इफेक्ट डाल रहे हैं। थोड़े दिन में अगर वो वैसा ही काम करता रहा तो शायद से वो तुम्हारे मामा की जगह आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली में प्लस हो रहा है, वो मामा की इमेज पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, वो प्लस हो रहा है, वो जोड़ तो रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं डाल रहा, वो प्लस है। लेकिन तुम गए थे तो तुम इफेक्ट डाल रहे थे, दैट इज द मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज डू थम्स अप। जल्दी से मुझे बताएंगे ये चीज क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, आगे मेरी बात आती है यहाँ पर, एक छोटा सा टर्म आता है दैट इज नोन टू बी एज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ये भी हमारे काम में आने वाली बात है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या होता है उस चीज को क्लियर करता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। Now, what do you mean by the principle of least squares? Now, ladies and gentlemen, have concentration here. Principle of least squares का मतलब होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है कि स्क्वायर ऑफ द एरर शुड बी मिनिमम फॉर एनी क्वांटिटी। क्या बोला मैंने यहाँ पर, ये चीज लिख लो कि इट इज डिफाइंड एज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू for which square of their errors is least। मतलब आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं और उन क्वांटिटीज में से आपको एक क्वांटिटी देनी है जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का काम करेगी। मेरी बात को समझना, इज लीस्ट और जीरो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा सपोज आपके पास क्वांटिटी है, दिस इज x1 w1, दिस इज x2 w2, दिस इज x3 w3। तीन क्वांटिटीज हैं and their quantities having the weight as w1 w2 w3 and I'm saying that you need to find the most probable value in these quantities। मतलब most probable value amongst x1 x2 and x3, इन तीनों में से आप लोगों को most probable value निकाल के देनी है। How will you find the most probable value? How will you find most probable value? Now ladies and gentlemen, according to the principle of the least squares, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम लोग जो निकालते हैं वो इसी तरीके से निकलती है कि आप लोगों का जो भी इनका एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए इनके एरर्स का जो स्क्वायर है और उनका जो सम है वो बिल्कुल मिनिमम रहेगा, उस वैल्यू को हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज सभी यस करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट और नॉट? एक ही बच्चा है क्या ऑनलाइन? अच्छा, तो अभी बात आती है, सबको आ गया लेकिन एक बच्चे को नहीं आया, दोबारा सुनो। मैंने कहा कि आप लोगों के पास जो इन तीन वैल्यूज में से दो वैल्यू निकल कर आ रही है, लेट इट बी MP1 एंड MP2। अभी दो वैल्यू आपके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबल हो सकती है। बस अभी मेरी बात आती है यहाँ पर कि हो सकती है का सीन नहीं होता, कौन सी होगी ये चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 1 या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 2 में से जिनके सम ऑफ द एरर्स का स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द एरर्स मिनिमम होगा वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। ये होता है इसका कंसेप्ट, व्हाट इट। अब मेरी बात आती है यहां से कि आप लोग किस तरह से अपनी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को निकालते हैं, तो वो चीज भी आप लोग समझ लो, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज फाइंड बाय वन फॉर्मूला दैट इज नोन टू बी एज, जो भी आप लोगों की क्वांटिटी है, जो भी आप लोगों की क्वांटिटी है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करो
x1 x2 w1 x1 w1 x2 w2 plus x3 w3 अपॉन में टोटल वेट दैट इज इक्वल टू w1 plus w2 plus w3। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वेटेड मीन। ये एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि आप अपनी ओवरऑल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को सभी क्वांटिटीज में से किस तरह से निकाल सकते हैं, जिसका भी वेट सबसे ज्यादा होता है, जिसका वेट सबसे ज्यादा होता है। भाई एसएससी जेईई में आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं, एक बार ही देखा हो तो देखा हो, बट मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं, सही बताऊं तो मैंने ये सब नहीं पढ़ाया कभी, क्योंकि मैंने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। फिर भी आप लोग पढ़ लो, अच्छा रहेगा, क्या पता आ जाए। छोटी सी चीज तो यार है ही क्या इसमें, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, इसका पक्का कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। Similarly, I am saying that कि here the question is saying to you that if all the quantities have same weight, if all the quantities have same weight, अगर सबका वेट जो है वो सेम है, यानी W1 equal to W2 equal to W3 and I am saying that it equal to W, then you can say that कि most probable value is equal to x1 into W plus x2 into W plus x3 into W upon में n times W. Now you can say that W से W कटेगा तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में n। तो ये एक्चुअली में मैंने क्वेश्चन देखा था, सही बताऊं तो, और मैं वही आपको करा रहा हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन मैंने क्या देखा था। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बना था कि इफ ऑल द क्वांटिटीज हैविंग द सेम वेट then what can be the most probable value among that? Then it is defined as the arithmetic mean of all the quantities is the arithmetic mean of all quantities is equal to the most probable value. ये चीज समझ आई आप लोगों को, ये जरूरी था इसलिए मैंने बताया। तीसरी चीज मेरे पास आती है, एक कंसेप्ट आपके पास यहां से पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वेट। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू corresponding to particular weight, मतलब किसी एक वेट के करस्पॉन्ड आपको वो वैल्यू निकालनी है। किसी पर्टिकुलर वेट बोले तो एक वेट के करस्पॉन्ड आपको वैल्यू निकालनी है। लेट दिस वैल्यू बी एज MPV1, लेट दिस वैल्यू बी एज MPV1, मतलब ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है पीछे, ये इसको मैंने कहा लेट इट बी MPV1, ठीक है। Now, according to me and the concept, actually में क्या था, अगर आप लोगों को प्यारे दोस्तों किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अबाउट निकालना है, let this be as WN, किसी भी क्वांटिटी का वेट है वो WN मान लिया, it can be W1, it can be W2, it can be W3, then its value will be equal to as MPV for the particular value of the N, that should be equal to MPV1, जो भी आपने निकाला था, upon में root of WN. That is the formula. समझ आया आप लोगों को? आपको बोला गया है क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बोला गया है यहाँ पर कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग यहाँ पर इसी वैल्यू को, इसी वेटेड मीन को किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के करस्पॉन्ड निकालना चाहते हो, किसी क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग निकालना चाहते हो, then what you will be going to do, you will be going to divide it by the root of that weight. That is the formula. ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं निकाला जाता। एक्चुअल में क्या होता है कि दैट इज द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, ये एक अप्रोक्स रिजल्ट है, बट फॉर द एग्जैक्ट रिजल्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो ये चीज भी आप लोग लिख लो कि प्रोबेबल एरर इन मेजरमेंट अगर आप लोगों को निकालना होता है, अगर किसी मेजरमेंट में आप लोगों को एरर निकालना होता है, देन हाउ विल यू फाइंड इट। प्रोबेबल एरर अगर आप लोगों को निकालना है, देन व्हाट विल यू गोइंग टू डू देयर। Suppose there are various quantities, x1 having W1 weight, x2 having W2 weight, and x3 having W3 weight. Then what you are going to do here? Now, ladies and gentlemen, total error will be going to you as 0.6745 root of xn minus में x बार कर लो इसको, चलो इतना तो हो जाएगा, into whole square upon में टोटल WN, इसका सारे का सारा सम अपॉन में n-1। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दोबारा सुनो, x1 x2 और x3 था, W1 W2 W3 था। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, आई एम सेइंग दैट लेट इट बी ES1। तो ES1 कैसे निकलेगा, 0.6745 रूट ऑफ
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W1? दैट इज W1 इनटू में xn माइनस में x बार निकालना आता है ना आपको? x बार निकालना आता है ना? x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, है ना? तो मैंने x बार लिख दिया, x1 माइनस में x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस 1. Similarly, you will be going to find as ES2. Similarly, you will be going to find as ES3 और तीनों का सम कर दोगे, लास्ट में ES क्या आएगा आप लोगों का? ES1 प्लस ES2 प्लस ES3. It can be plus minus. Alright? तो ये कंसेप्ट था, उम्मीद है कि समझ आया होगा. बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा फॉर्मूला है. एक कंसेप्ट और बनता है यहाँ से, that is the probable error corresponding to the weighted quantity. क्वेश्चन में बोला गया प्रोबेबल एरर इन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबल एरर आता है वो कितना होता है, उसका भी फॉर्मूला याद रखिए आप लोग. ESP दैट शुड बी इक्वल टू जो भी आप लोगों ने निकाला, ये ES था. ES समझ में आ चुका है ना? ES अपॉन में रूट ऑफ वेटेड मीन, जो भी आप लोगों का नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहा है, जो भी आप लोगों का टोटल वेट आ रहा है, उसको रूट से डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रोबेबल एरर का, प्रोबेबल वैल्यू का एरर आ जाएगा. ठीक है, ये चीज आपको समझनी है. छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन आएगा तो यू कैन डू इट वेरी वेल. नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो एक दो क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा. कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेसिस होता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई है, बट फिर भी हम लोग कर लेंगे. आगे आपको बोला गया है प्रोबेबल एरर इन weighted 1, probable error in measurement corresponding to weighted 1, measurement corresponding to W1. तो W1 के corresponding जो आपकी वैल्यू है उसमें एरर कैसे निकालोगे ये भी है, तो उसका आप लोगों को याद रखना है. लेट इट बी ES1, तो दिस शुड बी इक्वल टू ES अपॉन रूट ऑफ W1. गॉट इट? सो दैट आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू हैव टू लर्न. प्लीज एक बार yes या no लिखना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीजें. ठीक है, आगे अब जो टॉपिक लिखवा रहा हूँ वो अच्छा है, उसको लिखना. दैट इज द मैक्सिमम एरर एंड द प्रोबेबल एरर की लिमिट्स. तो लिमिट्स ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, यही जैसे एग्जाम में, लिमिट्स ऑफ मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर. मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर की जो लिमिट रहती है वो कितनी रहती है, वो पूछ सकता है आप लोगों से. तो वो चीज क्लियर करते हैं. सपोज मैंने कहा आप लोगों को, आपके पास एक क्वांटिटी है, लेट इट बी 10.1. तो 10.1 क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा आप लोगों का? दैट इज इक्वल टू 0.05. और यहां पर आप लोगों को लिखना है प्रोबेबल एरर. प्रोबेबल एरर कितना होगा आप लोगों का? दैट इज इक्वल टू, अभी तुमको समझ आने वाला है खुद ही. सपोज मैंने कहा एक और क्वांटिटी है 10.21, एक और, ये ए क्वांटिटी, ये बी क्वांटिटी. यहाँ पे एरर आ रहा है 0.005, यहाँ एरर आ रहा है 0.0025. यहाँ पे तीसरी क्वांटिटी है, लेट इट बी 1.214. यहाँ पे एरर आ रहा है 0.0005, यहाँ पे एरर आ रहा है 0.00025. प्लस माइनस में चलते हैं क्योंकि एरर तो इधर उधर जा सकता है ना, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए. तो ये चीज में तुम्हें एक बात ही समझ आई यहाँ पर कि डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स आएंगे, डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, 10.1 था ये, एक डिजिट आ रही है, एक जीरो आया, 2 डिजिट आ रही है, 2 जीरो आ रहे हैं दोनों में, 3 डिजिट आ रही है, 3 जीरो आ रहे हैं तीनों में, बाकी 5 का स्क्वायर ही चल रहा है, कुछ नहीं. अभी मैंने कहा यहाँ पर चौथी डिजिट है, दैट इज 10. तो क्या होगा भाई, जीरो आ रहा है, पॉइंट के बाद कुछ भी जीरो नहीं आ रहा, एक डिजिट एक जीरो, जीरो डिजिट जीरो जीरो यानी 0.5 जाएगा, और यहाँ पर 0.25 आएगा डायरेक्ट. अभी तुम्हें समझ आ रहा है ये चीज? तो मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, तो ये चीज आपको समझनी है. मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, जितनी डिजिट है उतने जीरो है, यही कंसेप्ट होता है और यही आप लोगों को याद रखना है. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस चीज के, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है. ठीक है, चलो अब आप लोगों का निकालते हैं. हाउ विल यू गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर इफ द क्वांटिटीज आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या होगा लिखते हैं. तो लिखते हैं मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर, मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर इन
मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनमें ये किस तरह से वेरी करता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सर 5 की जगह कोई और वैल्यू नहीं आ सकती क्या? नहीं, ये रेंज है, यही है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इससे ज्यादा ये समझ लो और समझो, थोड़ी सी थ्योरी और समझो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आता है दैट इज द टॉलरेबल वैल्यू। मीन्स कि आप लोगों के डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है ना, दैट शुड बी द करेक्ट वैल्यू। डेसिमल से पहले की वैल्यू जो है ये करेक्ट होंगी। जो एरर आने के चांस बनते हैं वो होगा डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज या फिर लास्ट वैल्यू। आपको ये चीज समझ आई कि लास्ट वैल्यू जो होती है उसमें एरर आने के चांस होते हैं, और लास्ट वैल्यू से बाकी जितनी भी वैल्यूज होती है आगे की, वो दैट शुड बी द एरर फ्री वैल्यू। इतना चलता है। अब ये लास्ट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है? लास्ट वैल्यू का कंसेप्ट ये है कि वहां पे जो ये मैक्सिमम एरर दे रखा है ना, दैट इज द वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर कि आप लोगों के टोटल जो एरर है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ही पॉसिबल है, इससे ज्यादा में वो पॉसिबल नहीं हो सकते। तो अभी 5 ही क्यों लिया गया? 5 इसलिए लिया गया प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को एक चीज तो क्लियर है कि यार ये दिस इज माई जीरो लाइन। अगर मैं कह रहा हूं यहां से कि ये +5 जा सकता है, ये -5 जा सकता है, तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि ओवरऑल क्या है? ओवरऑल 10 है। अगर ये 1s प्लेस पे आ रहा था तो ये 10s प्लेस पे आ गया है, यानी 2 डिजिट आ चुकी है। इसकी रेंज ज्यादा हो चुकी है, ये लास्ट डिजिट को पार कर चुका है, लास्ट डिजिट को पार कर चुका है। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये आप लोगों की टोटल 5 ही रखी गई है, इससे ज्यादा नहीं रखी गई। ये कंसेप्ट क्लियर है? आगे मेरी बात आती है तो फिर ये 0.050005 ये क्या चक्कर है, ये समझो। मैंने अभी आपको कहा कि एरर कैन ओनली बी इन द लास्ट डिजिट। एरर सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में आ सकता है और किसी में नहीं आ सकता, ठीक है? अगर और किसी में आ गया तो वो वैल्यू की ज्यादा एरर आ जाएगा, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो मेरे को दिक्कत कर जाएगी हद से हद। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको कह रहा हूं कि ओनली एंड ओनली द लास्ट डिजिट विल बी गोइंग टू हैव एरर दैट कैन बी वेरिएबल, जो टॉलरेट किया जा सकता है, जो सहा जा सकता है, जिनकी वैल्यूज को हम ले सकते हैं, इतना चल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये लास्ट, ये तो समझ आ गया कि 5 ही क्यों रखा, क्योंकि माइनस प्लस मिलके 2 डिजिट बन जाता है, 5 5 10 हो जाते हैं, इसलिए 5 मैक्सिमम है। तो मैंने बात कही कि यहां पर अगर आप लोग देखो तो आप लोग इसमें जब आप 10 प्लस करोगे ना, +-5 करोगे तो 10 आएगा। 10 आने के बाद आपका ये 1.0 बनेगा, मतलब 10 बनेगा। तो ये 10 आएगा ना मैक्सिमम, तब जाके ये आपके लास्ट डिजिट में ऐड होगा। मैक्सिमम लास्ट तक पहुंच रहे। सिमिलरली जब आप इसको ऐड करोगे तो जाके आपकी ये 2 डिजिट को अफेक्ट करेगा, एक को अफेक्ट करेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करेगा। तो वो मैक्सिमम रिजल्ट आने के बाद भी हमारे लास्ट डिजिट को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं पहले से एरर था। इसलिए हम लोग ये पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतना 0 लगाकर चलते हैं। कंसेप्ट समझ आया तो थम्स अप करना जल्दी से। क्लियर है? चलो आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्त यहां से कि अगला हमारा जो कंसेप्ट था दैट इज द मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। तो सपोज मैंने कहा कि मेरे पास 2 क्वांटिटीज हैं एंड द क्वांटिटीज आर गोइंग टू बी एडिंग, तो उनका जो मैक्सिमम एरर जाता है वो कैसे जाता है और जो प्रोबेबल एरर आता है वो कैसे आता है, वो निकाला गया है यहाँ पर। वो चीज क्लियर करेंगे हम लोग। मैक्सिमम एरर विल बी गोइंग टू +- बाय उनका एरर ऐड हो जाता है, मैक्सिमम एरर ऐड होते हैं। प्रोबेबल एरर की मैं बात करना चाहूँ दैट इज इक्वल टू हैविंग द फॉर्मूला ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। व्हाट इट? X और Y, एरर इन द X एंड Y, प्रोबेबल एरर इन द X एंड Y, EX EY है, ठीक है? Similarly, if the quantities are going to be subtract, then it should be having the error of del X plus del Y. मैक्सिमम एरर कम नहीं होगा, वो तो डायरेक्शन सेम ही है, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर सेम रहेगा, ठीक है? Similarly, if the quantities are going to be multiplied, then the error will be going to be defined as y del x plus में x del y.
अब मैं असली में तो ये है कि इसकी डेरिवेशन आती है, मैं तुमको बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम ये फॉर्मूलों की तरह याद करो, ठीक है। मैं खुद भी तुम्हें डेरिवेशन नहीं बताना चाहता, इसकी डेरिवेशन में इसका रीजन होता है, बट मैं बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम ये फॉर्मूलों की तरह याद करो, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है तो जल्दी से जल्दी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारे लिए फॉर्मूला रटना ही अच्छा है और तुम लोग रटोगे, ठीक है। अभी मैं इसके प्रोबेबल एरर की बात करता हूँ, देन व्हाट इट विल बी गोइंग टू, इट विल बी गोइंग टू एज s इनटू में s इज द ओरिजिनल टर्म, s इज द ओरिजिनल टर्म, ठीक है ना। s इनटू में ex अपॉन में x का स्क्वायर, ex स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस ey अपॉन y का होल स्क्वायर, इस तरह। अगर चौथी क्वांटिटी मेरे पास आती है कि ये डिवाइड हो रहे हैं x अपॉन y चल रहा है, तो इनके एरर की वैल्यू क्या जाती है यहाँ पर, प्लस माइनस में डेल x अपॉन में y प्लस में x डेल y अपॉन में y का स्क्वायर, अगर डिवाइड होता है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर आप देखो इसको देखो, अगर आप तो इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको देखो तो इसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, और डिफरेंशिएट करके ही एरर आता है। मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा एक, मेरे शब्द पर ध्यान देना, डिफरेंशिएट करके ही एरर आता है, ठीक है। सिमिलरली इसका पहले फॉर्मूला तो लिख लो, दैट फॉर्मूला इज द सेम, नथिंग एल्स, ex अपॉन x का स्क्वायर प्लस ey अपॉन y का स्क्वायर। अब एक बात को क्लियर कर लेना, तो मैक्सिमम एरर को देखो, प्रोबेबल की बात नहीं कर रहा, प्रोबेबल का कंसेप्ट अलग है, लेकिन मैक्सिमम एरर का कंसेप्ट हमारी डेली नीड से आ रहा है। तो तुम एक छोटा सा रीजन याद रखना बस, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा इधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें डेरिवेशन बताऊं, वो ES का है जनरली और तुम्हारे काम भी नहीं, तुम फॉर्मूलों की तरह याद रखोगे। अगर तुम इसका डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करने से मैक्सिमम एरर आ रहा है, x का डिफरेंशिएशन डेल x डेल y, इसका डिफरेंशिएशन करोगे डेल x, इसका डेल y, और एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होता है, इसलिए ऐड करा। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। यानी आप लोग एक चीज तो लिख सकते हो कि मैक्सिमम एरर इज कैलकुलेटेड बाय, maximum error is calculated by differentiating the terms, differentiating operations, differentiate arithmetical operations। आप arithmetical operations को differentiate कर रहे हो ना, तो आप लोगों की ये values आ रही है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करवा दो, इतना तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अभी क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है इस टाइप का, वैसे ही दे देता हूँ चलो अपनी तरफ से। अभी क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों को, सपोज क्वेश्चन 1 आपको कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर हैविंग लेंथ इज इक्वल टू में 2 + -0.2 mm, इट इज गिवन टू यू एज दिस, एंड b इज इक्वल टू में 4 + -0.4 mm। ये आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, एंड यू आर सेइंग आस्किंग दैट यू नीड टू फाइंड द एरिया एंड एरर इन एरिया। तो अभी आपको एरिया और एरर इन एरिया निकालना है। एक्चुअली मैं बताऊं, अगर तुम लोगों ने 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ी है ना, तो उसके सेकंड चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट आता था, उसका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, उसके लास्ट टॉपिक था एरर, और उसमें से ये क्वेश्चन निकाला गया है। तो इतना छोटे लेवल का क्वेश्चन है। तो अभी तुमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यू कैन से दैट इज इक्वल टू 2 × 4 बोले तो 8 मीटर स्क्वायर। अभी मैं डेल्टा ए निकालना चाहूँ तो हाउ विल आई गोइंग टू बी फाइंड इट, हाउ विल आई गोइंग टू बी फाइंड इट, I can say that ladies and gentlemen, डेल्टा ए क्या होगा मेरा, यहाँ से डेल्टा ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या करूंगा मैं, L डेल बी प्लस में B डेल L। मैं लिख सकता हूं यहाँ से L कितना आ रहा था मेरा 2, डेल B कितना आ रहा था मेरा 0.4, प्लस में B कितना आ रहा था 4, दैट इज 0.4। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 1.6। तो एरर इन द एरिया कितना आ सकता है, 1.6 मीटर स्क्वायर का आ सकता है। वैसे ओरिजिनल एरिया जो है इतना है। तो अभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि रेंज ऑफ द एरिया क्या हो सकती है, रेंज ऑफ एरिया क्या हो सकती है, दैट इज इक्वल टू a + -8। क्या मतलब हुआ, 8 - 1.6 से लेकर 8 + 1.6 तक जा सकती है। इसका मतलब क्या आ रहा है यहाँ से कि 6.4 से लेकर 9.6 तक एरिया की रेंज जा सकती है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक कंसेप्ट है, क्वेश्चन ओरिजिनल नहीं है, गलत भी हो सकता है। मेजर थिंग इस कंसेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये मेजर थिंग है, ठीक है। एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ,
Suppose I am saying that कि you are giving question number 2. You are giving radius of the circle as 3 plus minus 0.1. 3 plus minus 0.1 mm. That is given to you as. You need to find the area and error in area. भाई मैक्सिमम एरर इन एरिया एंड एरिया आपको निकालना है. सभी को पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है. दैट इज इक्वल टू व्हाट 22/7 into r into सॉरी r बोले तो 3 का स्क्वायर. When I'll be going to solve it, I'll get it as 22/7 into 9. Everybody can solve it. Now major thing is you need to find LA. How will you find LA? How will you find LA? मैंने आपको पहले ही बताया. You need to find the differentiation of this. तो जो भी आपका ये फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, डेल ए का मतलब क्या है आपको डिफरेंशिएट करना है. मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई आर. तो करेंगे जल्दी से. ये चीज क्लियर है कि नहीं है? ऑब्वियसली है. तो आप इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एरर जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में 3, तो दैट इज 6 पाई. ये चीज था हम सब कर. सॉरी हाँ 2 पाई आर इंटू में डेल आर. 2 पाई आर इंटू में डेल आर. वाई? क्योंकि मैंने क्या करा, एक बार तो इसका 2 पाई आर करा और मुझे पता है आर भी तो वेरिएबल क्वांटिटी है. आर भी तो वेरिएबल क्वांटिटी है. तो डिफरेंशिएशन एक चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन में. तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको डेल आर भी लिखूंगा. तो डेल आर मेरे को कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.1. तो मैं इसको 0.1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 पाई मेरे पास टोटल एरर आ जाएगा एरिया. ठीक है, ये कंसेप्ट है. इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, वैसे तो आज तक मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है राजस्थान वाले तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में पूछा जा सके. तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जरूरी. ठीक है, चलिए. बहुत लंबी हो जाती है ये क्लास. कल आप लोगों का टेस्ट है भाई. कैसा टेस्ट है सुन लो, कल की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. कल सैटरडे है ना, सैटरडे है कल. कल आप लोगों का सॉइल मैकेनिक्स से 51 क्वेश्चन का टेस्ट है. सॉइल मैकेनिक्स के 51 क्वेश्चन का स्पेशल क्लास के अंदर टेस्ट होगा. स्पेशल क्लास के अंदर फुल सॉइल मैकेनिक्स के 51 क्वेश्चंस आप लोगों का स्पेशल क्लास के अंदर टेस्ट होगा. तो बनिएगा, काम आएगी. ठीक है, चलो टाइमिंग सब कल ही बताता हूँ, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं. जहां तक है टाइम उसका रखा जाएगा 5:30 तक ये क्लास चलती है. 6:30 रखा जाएगा. 6:30 रखा जाएगा. 1.5 घंटे का टेस्ट होगा. 6:30 टेस्ट का टाइम रखा जाएगा. 1.5 घंटे का टेस्ट होगा. बनिएगा, काम आएगा. और परसों तो आपका संडे है. संडे तो होते ही 3-4 टेस्ट हैं. तो संडे तो बहुत बेहतरीन रहेगा आप लोगों का. संडे तो 2-3 टेस्ट रखेंगे ही हम. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को. चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे की मेरी बात आती है यहाँ से. सॉइल मैकेनिक्स के बाद एक छोटी सी ये चीज क्लियर है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग स्टार्ट कर दूं. मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा अभी. मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा और आप लोगों को वो आंसर करने हैं, नथिंग एल्स. तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग स्टार्ट करते हैं. आज मैं ब्रशअप करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, ताकि कल जब थ्योरी पढ़ेंगे तो तुम लोगों को इंटरेस्ट आ जाएगा. आज ही बढ़िया चीज करा देता हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग स्टार्ट करते हैं. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीबडी नोज, अभी तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि हाउ शुड वी गो विद द इंजीनियरिंग टर्म्स और हाउ शुड वी स्टडी द इंजीनियरिंग सो दैट फैमिली डेवलप हो सके, फेमिलियर नेचर डेवलप हो सके यहाँ पर. सो हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है, नाम की महिमा को जानना. नाम से चीजों का महत्व समझ में आता है. तो हम लोग यहाँ नाम को जानते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दैट ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बता दो. तुम लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछा, रोहित यादव, सुमित टाक, ये तो पुराने स्टूडेंट है हमारे. जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? अरे 9th-10th पढ़ी है कि नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता यार? ट्रायंगल कह सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एंगल होते हैं जनरली, और एंगल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसकी ट्रायंगल की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को फाइंड करते हैं. ठीक है, चलो. तो डीलिंग विद द ट्रायंगल्स,
to find out the angle as well as the length, height and width of the triangle. Got it? तो मैंने कहा यहां से कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का मतलब क्या समझे हम लोग कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके लेवलिंग करनी है. अच्छा, लेवलिंग का मतलब क्या होता है? वी आर जस्ट फाइंडिंग द डिफरेंस इन द हाइट. लेवलिंग का मतलब होता है कि हम लोग हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं और फिर उस डिफरेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो लेवलिंग हाइट का मतलब समझ में आ रहा है. यानी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हम लोग बेसिकली चीजों की हाइट पता करेंगे और वो तुम्हें पहले से करनी आती है, सबको आती है ना भैया ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हाइट पता करना. अच्छा, यस या नो जल्दी बताओ. इंटरेस्ट आएगा, बहुत बेसिक चीज बताने वाला हूँ, बहुत बेसिक चीज बताने वाला हूँ, इंटरेस्ट आएगा. सबको आती है, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा सबको लगाना आता है. चलो हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट. बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा पहले तो केस नंबर 1 आपके पास कुछ इस तरीके का आता है कि सपोज मेरा ये एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है एंड आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों का टोटल यहाँ से ये आप लोगों का एक डेटम है और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट का जो हाइट चल रहा है स्टाफ पर, लेट इट बी द एच हाइट. आप लोगों का एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल है आप लोगों का और आप क्या कर रहे हैं? आपको इस इलेक्ट्रिक पोल का रिड्यूस लेवल निकालना है, लेट इट बी पॉइंट बी. क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द रिड्यूस लेवल ऑफ बी कितना होगा. ठीक है. एंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस जो है वो डी है और जो भी आप यहाँ से विजिबिलिटी कर रहे हैं इस टॉप की, जो भी आप लोग विजिबिलिटी कर रहे हैं टॉप की, वो एंगल जो बना रहा है वो थीटा. ठीक है. तो जल्दी से मुझे बताओ आपका इधर रिड्यूस लेवल ऑफ बी क्या होगा. क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट रिड्यूस लेवल ऑफ बी क्या होगा. ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे. डी टेन थीटा प्लस में बीएम क्या है? डी टेन थीटा प्लस बीएम क्या है? वही बेंचमार्क जो है ना वो ये है, मतलब ये दिस इज योर बेंचमार्क. गॉट इट ना? तो बेंचमार्क है ये और रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क आपको गिवन है. रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क मतलब यही है, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क पता है. तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? ऐसा, अरे बहुत देर लगा रहे हैं आप लोग इस बेसिक चीज को सॉल्व करने में, बहुत देर लगा रहे हैं. चलो एक मैं करा देता हूं, बाकी तुम करना. तो मैंने कहा कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखना चाहो यहां से, अगर आप इस ट्रायंगल को देखना चाहो यहां से, तो तुम इतना तो लिख सकते हो कि दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट यू कैन से दैट कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू में डी टेन थीटा. If I will apply the tan theta theorem in this, then I can say that this is equal to d tan theta. Now what is this? This is equal to h. I can say that कि reduced level of B जो होगा, it is equal to what? It is equal to reduced level of benchmark plus में d tan theta plus में h. अभी तुम ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? अभी तुम ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? ये तो बहुत बेसिक है, इतना तो आ गया होगा ना. ओके. आई एम सेइंग दैट कि अभी आपके पास दूसरा केस आया है यहां से कि आपके पास ये आपका एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप है यहाँ पर और ये आप लोगों की टोटल जमीन चल रही है विच इज हॉरिजॉन्टल. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज अ टॉवर. नाउ द टॉवर इज हैविंग द एलिवेशन बी. तो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया रिड्यूस लेवल ऑफ बी कितना होगा. इफ दिस इज पॉइंट ए, रिड्यूस लेवल ऑफ ए एंड दिस हाइट इज h. Now you know nothing about it. Assume any angle. जैसे आपको मैं पहले ही बता दूं, आप एंगल एज्यूम करते हैं तो एंगल जो एज्यूम करेंगे यहाँ पर वो अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 और अल्फा 4 इस टर्म्स में एज्यूम करेंगे. ठीक है. तो सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे. आप लोग टाइम लो 2 मिनट का, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा. ठीक है. किस तरह से दिमाग लगा सकते हो, तुम्हें रिड्यूस लेवल ऑफ बी बताना है.
लगाओ, थोड़ा बहुत लगाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा चीजें। मैं करवाऊं क्या? देखो गाइस, इसमें करते गए हैं हम लोग, इसमें करते गए हैं वो चीज आप लोग समझ कर चलिएगा यहाँ से। भाई सबसे पहले तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप यहाँ से इसको मेजर करेंगे और अपने बी को देखेंगे। अपने बी को आपने देखा और यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है, लेट इट बी अल्फा 1, you can say that what is this is my this distance I don't know, this distance I don't know, so I cannot say anything about it. दूसरे केस में क्या करता हूँ, इसी को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, इसी को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, और आगे शिफ्ट करने के बाद मैं इसको इसी जगह से देखता हूँ। मैंने यहां से इसको ऐसी देखा और इसके बीच का डिस्टेंस मुझे पता होता है, इसको तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मुझे पता होता है। तो मैंने यहाँ पर कहा प्यारे दोस्तों कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ अल्फा 1 यहाँ अल्फा 2 बन रहा है। अभी आप एक चीज यहाँ से कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा अगर मैं इसी में लगाना चाहूँ, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स। अभी आप लोगों को यहाँ पर पता है प्यारे दोस्तों कि यू नो अल्फा 1, you know alpha 2, you know alpha, ये क्या है, ये मेरे पास given है, given in the sense it is known to me. I can say that now कि x plus में d into में tan alpha 1, that should be equal to what? That should be equal to, let it be the distance h, इस distance को मैंने कहा h है, तो this is equal to h1, let it be first equation. Second equation, I can say that कि x tan alpha 2 that is equal to h1, I can write it as कि x plus में d tan alpha 1, that should be equal to x tan alpha 2. Now when I will be going to solve it, I can solve it for what? X. I don't know the value of x, I know everything. I know everything from here. I don't know the value of x. How can I solve it? I can write it as d tan alpha 1 upon में tan alpha 2 minus में tan alpha 1 is equal to में x, और यहां से आप लोग अपना x निकाल सकते हो, यहां से x निकाल सकते हो, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x यू कैन से दैट h1 is equal to में x tan alpha 2, दिस कैन आल्सो बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ x, h1 भी निकल गया। अभी रिड्यूस लेवल ऑफ b क्या होगा, रिड्यूस लेवल ऑफ b होगा रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस में h1 प्लस में h, हो गया काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थम्स अप करेंगे सारे बच्चे, कोई डाउट ना रहे इसमें, बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ भी रह गया तो दिक्कत में फंसेंगे हम सभी। आगे तीसरा केस क्या बन सकता है आप लोगों का, हाँ ये भी सही बन रहा है, क्लियर है ये चीज। चलो अभी तीसरा कहता है यहाँ पर कि तीसरे केस में आपको बोला गया है, यहाँ पर तीसरे केस में आपको, ये कल ना मैं पिक्चर ले आऊंगा, अभी तो मेरे पास इसके नोट्स नहीं है, कल जब आऊंगा तो ये सारे केस दोबारा से पढ़ाऊंगा नहीं, खाली पिक्चर दिखाऊंगा तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। इस तीसरे केस में आपको कहता है द ग्राउंड इज समवॉट अंडुलेटिंग, द ग्राउंड इज समवॉट अंडुलेटिंग लाइक दिस, यहाँ ये इस तरह की ग्राउंड है, इस तरह की ग्राउंड है। आपने क्या करा यहाँ पर, मैंने ये एक बार क्वेश्चन पहले भी कराया था, ऑफलाइन पढ़ा रहा था मैं उस टाइम पर, तो यहाँ पर पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप ये करा, उसके बाद सेम प्रोसेस है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया।
तो दोनों के बीच का जो एक्सिस है ना, दोनों के एक्सिस के बीच में डिफरेंस आ रहा है, दोनों के एक्सिस के बीच में डिफरेंस आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर यू नीड टू फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ बी, यू नीड टू फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ बी। ये कैसे होगा? तो मैंने एक कोचिंग में इस तरह का क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि ग्राउंड थोड़ा सा अंडररेटिंग है, तो आपको मतलब इस तरह का कंसेप्ट है कि एक का एक्सिस ऊपर है, एक का एक्सिस नीचे है, तो आपको रिड्यूस लेवल ऑफ बी निकालना है। तो एक हरियाणा में जब बच्चा था, हरियाणा का, वहां पर मुझे क्या था, सर फिर क्या इंजीनियरिंग लगाई आपने? जब आपको पता है ग्राउंड वहां से ऊंची है तो फिर वहां पे रखना जरूरी है, थोड़ा नीचे रख लो, एक्सिस तो सेम ले आओ। मैं रियल इंजीनियर है बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को ये कंसेप्ट आना चाहिए कि आप लोगों को ये क्लियर हो प्यारे दोस्त कि अगर इस तरह का कोई केस जीवन में फंस जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। पहले तो वही ले लेता हूं मैं यहाँ पर कि इससे इसको मैं नाप लेता हूं और यहाँ से यहाँ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आई कैन मेजर वेरी वेल। I know that this angle is alpha 1 and if I'll be going to select it, then this angle will be going to as alpha 2. This angle will be as alpha 2. Now ladies and gentlemen, have concentration here. Okay, how you are going to solve it? Let it be h1, पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से नीचे तक का हाइट जो है वो h2 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कहा h1 will be equal to what? h1 will be equal to what? I don't know. Let this distance be x. इस distance को मैंने x मान लिया। h1 this will be equal to d plus में x tan alpha 1, है ना। h2 will be equal to what? h2 will be equal to x tan alpha 2, है ना। और मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ प्यारे दोस्तों कि h1 माइनस में h2 is equals to में d plus में x tan alpha 1 माइनस में x tan alpha 2, और ये जो बीच का डिफरेंस है ये आई कैन मेजर, ये बीच का डिफरेंस जो है ये आई कैन मेजर। हाउ आई कैन मेजर दिस? हाउ आई कैन मेजर दिस? इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज छोटा d, this छोटा d can be measured, it can be measured with the help of leveling process, it can be measured by leveling process। कैसे? ये लेवलिंग प्रोसेस से कैसे नापा जा सकता है? सर वेरी इजी, कि एक बारी आप अपने स्टाफ जो है यहाँ पे कहीं पे सेटअप कर दो, एक बारी आप इस पोजीशन से स्टाफ को देखो, एक बारी आप इस पोजीशन से स्टाफ को देखो। सपोज आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों का जो स्टाफ है यहाँ पर, वो स्टाफ आपने यहाँ सेटअप करा, दिस इज योर स्टाफ। एक बारी आपने क्या करा, एक बारी आपने इस पोजीशन से स्टाफ को देखा, एक बारी इस पोजीशन से स्टाफ को देखा, दोनों के बीच का गैप आ जाएगा। गॉट इट ना? तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस यही कह सकते हो, एक ही बात है, ऐसा निकाल दिए। तो मैंने d को मेजर कर रखा है, आई नो दैट दिस d इज इक्वल टू में, दिस d इज इक्वल्स टू में d tan alpha 1, ये तो मेरे को पता है सारी चीजें, माइनस में x tan alpha 2, tan alpha 1 माइनस tan alpha 2, गॉट इट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ यू कैन से दैट व्हाट, you need to find the value of x. So how can we say it, ladies and gentlemen? I can say that कि d minus में d tan alpha 1 is equal to x into में, अब देखेंगे यहाँ माइनस था तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ tan alpha 2 माइनस tan alpha 1। सर यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम टाइम पे, ये गौर फरमाइएगा। x is equal to d माइनस में d tan alpha 1 अपॉन में सॉरी tan alpha 2 माइनस tan alpha 1, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब तुम लोगों ने 3 प्रोसीजर कर लिए, मेरी ख्याल में तुम लोगों को ये 3 प्रोसीजर करने के बाद फॉर्मूला रटने की जरूरत ना हो, एग्जाम में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, इतना इंजीनियर मत बनना कि तुम ये फॉर्मूला एग्जाम में सॉल्व करने बैठो, वरना तुम देश के इंजीनियर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के सरकारी इंजीनियर बनने के लिए आपको बहुत रटना पड़ेगा, उनको नॉलेज कम होती है, सरकारी इंजीनियर को रटना पड़ता है। अब तुम सोच लो, सरकारी में जा रहे हो ना, तो रट लेना। प्लीज आई विल सजेस्ट ईच ऑफ माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको काम आएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है कि अल्फा 1 में से अल्फा 2 माइनस करूं या अल्फा 2 में से अल्फा 1, यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आपको बता दूं, जो बड़ा होता है ना, बड़े में से छोटा हमेशा माइनस होगा,
अल्फा 2 बड़ा है, आप देखेंगे अल्फा 1 छोटा है और अल्फा 2 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना हमेशा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे की मेरे ख्याल में कल पढ़ते हैं पिक्चर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने एक एक कंसेप्ट को बखूबी तरीके से समझा होगा और अपने जहन के अंदर उतारा होगा। इसी तरह के लेक्चर सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और ये कंटेंट लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। YouTube पर आप सभी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं और आप सभी की खुशहाली की कामना करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी चीज लास्ट में, इस कोड को जरूर याद रखिएगा, एनजी लाइव। अगर कोई आपका दोस्त या आप खुद ही तैयारी करना चाहते हो तो ये मेरा कोड है, प्लस कोर्स में आप मुझसे पढ़ सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी तरह पढ़ते रहो और मुझसे जुड़े रहो। आप सभी को पढ़ाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। सो जय हिंद प्यारे दोस्तों, बाय।